हमें लगता है कि जंग का मकसद हमेशा शांति लाना होता है ना? लेकिन अगर हम जरा पर्दे के पीछे झांक कर देखें तो एक अलग ही सच्चाई नजर आती है। सच्चाई यह है कि युद्ध एक बहुत बड़ा खरबों डॉलर का बिजनेस है, एक ऐसा अजीबोगरीब उद्योग जहां लड़ाई से मुनाफा कमाया जाता है और फिर वही मुनाफा और ज्यादा लड़ाई को हवा देता है। तो चलिए आज इसी पेचीदा रिश्ते की परतों को खोलते हैं। ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि नहीं? ये सीधे सीधे ताकत और जंग के मिजाज पर एक बुनियादी सवाल खड़ा करती है। क्या इसका मतलब ये है कि कोई भी बड़ी ताकत हमेशा लड़ने लड़ाने के एक ऐसे चक्र में फंस जाती है जिसका कोई अंत ही नहीं है? और बस यहीं से असली पहेली शुरू होती है। इस सवाल को और गहराई से समझने के लिए चलिए एक कल्पना करते हैं, भविष्य में चलते हैं और एक ऐसे संघर्ष को देखते हैं जो शायद कभी हो सकता है। तो ठीक है, कल्पना कीजिए कि साल है 2026। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना एक ऐसी चुनौती का सामना कर रही है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अमेरिका ने ईरान पर एक जबरदस्त हमला किया है। मकसद ईरान के सुप्रीम लीडर को रास्ते से हटाना। देखिए, कागज पर तो ये प्लान बिल्कुल परफेक्ट था। इसे कहते हैं डीकैपिटेशन स्ट्राइक, मतलब दुश्मन का सर ही काट दो तो धड़ अपने आप गिर जाएगा। और शुरू में लगा भी कि यह प्लान कामयाब हो गया। अमेरिकी और इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान की लगभग पूरी सैन्य ताकत को तहस नहस कर दिया था। पर यहीं पर पूरी कहानी पलट जाती है। ईरान के लिए उनके लीडर की मौत हार नहीं बल्कि शहादत का एक बुलावा बन गई। इससे लोगों में एक नई आग जल उठी और उनकी सेना ने बहुत चालाकी से अपनी कमान को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। अब कोई एक सर बचा ही नहीं था जिसे काटा जा सके। और अब आते हैं इस जंग के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इसके अर्थशास्त्र पर। यहीं सारा खेल छिपा है। ईरान का मुख्य हथियार, ये शाहेद 136 ड्रोन। कीमत जानते हैं कितनी है? सिर्फ $20,000, मतलब एक आम सी कार के बराबर। अच्छा, तो अब इस $20,000 के ड्रोन को गिराने के लिए अमेरिका क्या इस्तेमाल करता है? एक पैट्रियट मिसाइल। और उसकी कीमत पूरे $4 मिलियन। हिसाब बिल्कुल साफ है, लेकिन जो नतीजा है वो होश उड़ाने वाला है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ईरान जब $1 खर्च करता है तो उसके जवाब में अमेरिका को $200 तक जलाने पड़ रहे हैं। ये तो एक तरह की आर्थिक आत्महत्या हुई। ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ सकती है। तो सवाल उठता है कि आखिर इतना बेढंगा सिस्टम बना कैसे? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा, दूसरे विश्व युद्ध के समय में, क्योंकि आज का जो ये रक्षा उद्योग है ना, उसकी जड़ें वहीं जमी हुई हैं। जरा सोचिए, उस वक्त आप एक बड़ी कंपनी के मालिक हैं। सरकार आपसे कहती है कि टैंक बनाओ, जहाज बनाओ, पर आपके मन में एक डर है कि जैसे ही जंग खत्म होगी इन चीजों की डिमांड तो जीरो हो जाएगी। तो फिर आप अपनी पूरी कंपनी का भविष्य दांव पर क्यों लगाएंगे? तो अमेरिकी सरकार एक ऐसा ऑफर लेकर आई जिसे कोई भी कंपनी मना नहीं कर सकती थी। नाम था कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। सरकार ने कहा, देखो, तुम बस हथियार बनाओ, बनाने में जितना भी पैसा लगेगा हम देंगे, और ऊपर से एक फिक्स्ड मुनाफा भी देंगे। मतलब कंपनियों के लिए रिस्क हो गया जीरो और प्रॉफिट गारंटीड। और ये सिस्टम इतना ज्यादा कामयाब हुआ कि जंग खत्म होने तक अमेरिका का रक्षा उद्योग उसकी पूरी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका था। और यहीं से एक अजीब और खतरनाक सच्चाई सामने आई। जब लाखों लोगों की नौकरियां हथियार बनाने पर निर्भर हो जाएं, तो शांति अर्थव्यवस्था के लिए एक खतरा लगने लगती है। और इस खतरे के बारे में किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और एक 5 स्टार जनरल ड्वाइट आइजनहावर ने चेतावनी दी थी। उन्होंने इसे एक नाम दिया, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, यानी एक ऐसा सिस्टम जो खुद को जिंदा रखने के लिए हमेशा चलता रहता है। और ये चक्र एक परफेक्ट मशीन की तरह काम करता है। रक्षा कंपनियां चुनाव लड़ने के लिए नेताओं को पैसा देती हैं, फिर वही नेता सत्ता में आकर सेना का बजट बढ़ा देते हैं, और वो बढ़ा हुआ बजट घूम फिर कर कॉन्ट्रैक्ट्स के रूप में उन्हीं कंपनियों के पास वापस आ जाता है। और तो और सेना के बड़े बड़े रिटायर्ड अधिकारी इन कंपनियों के बोर्ड मेंबर बन जाते हैं। मतलब ये चक्र कभी टूटता ही नहीं है। लेकिन इस मशीन को चलाने के लिए एक ईंधन चाहिए, और वो ईंधन है डर। इस सिस्टम को जिंदा रहने के लिए हमेशा एक दुश्मन की जरूरत होती है। कभी वो सोवियत संघ था, फिर आतंकवाद के खिलाफ जंग शुरू हो गई, कोई भी चलेगा। जनता के मन में डर पैदा करके सेना पर होने वाले भारी भरकम खर्च के लिए उनकी सहमति हासिल कर ली जाती है। तो चलिए अब जरा सीधे सीधे पैसों की बात करते हैं। देखते हैं कि यह सिस्टम असल में कंपनियों के लिए कितना फायदेमंद है।
9/11 का हमला एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, लेकिन रक्षा कंपनियों के लिए वो एक मौका था। जरा लॉकहीड मार्टिन के स्टॉक को देखिए। जब देश जंग लड़ रहा था, 2001 से 2020 के बीच इसके निवेशकों ने 900% का रिटर्न कमाया, जबकि बाकी शेयर बाजार इसके आसपास भी नहीं था। और ऐसा मत सोचिए कि ये कोई पुरानी बात है। अभी हाल ही में हुए यूक्रेन संघर्ष को ही देख लीजिए। जब आम शेयर बाजार 7% नीचे गिर रहा था, लोगों की जमा पूंजी घट रही थी, तब रक्षा कंपनियों के शेयर आसमान छू रहे थे। इस इंडस्ट्री के लिए युद्ध मंदी से बचाने वाली गारंटी की तरह है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये मशीन काम कैसे करती है, चलिए वापस अपने 2026 वाले ईरान के सीन पर चलते हैं। अब सारी कड़ियां एक साथ जुड़ने लगती हैं और एक बहुत डरावनी तस्वीर सामने आती है। देखिए, इस सिस्टम की सबसे बड़ी खराबी ये है कि इसे जंग जीतने से ज़्यादा मुनाफा कमाने में दिलचस्पी है। एक $4 मिलियन की मिसाइल से बड़े बड़े लोग अरबपति बनते हैं, लेकिन एक $50,000 का ड्रोन इंटरसेप्टर, जो शायद ज़्यादा असरदार हो, उससे उतना बड़ा मुनाफा नहीं बनता। तो कंपनियां क्या बनाएंगी? जाहिर है, महंगी मिसाइलें। और इसका असर सिर्फ जंग के मैदान पर नहीं होता, ये अमेरिका की आर्थिक शक्ति की नींव यानी पेट्रो डॉलर सिस्टम पर भी चोट करता है। ये सिस्टम एक सीधे साधे सौदे पर टिका है। दुनिया तेल डॉलर में खरीदेगी और बदले में अमेरिका तेल पैदा करने वाले देशों की हिफाजत करेगा। लेकिन क्या होगा जब दुनिया को उस हिफाजत की गारंटी पर ही शक होने लगे? और बस यहीं आकर साम्राज्य अपनी ही बनाई मशीन के जाल में फंस जाता है। अगर पीछे हटे तो दुनिया का भरोसा टूट जाएगा और अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। और अगर लड़ते रहे तो एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ लगातार पैसा और जाने गंवाते रहें जिसे आर्थिक तौर पर हराना लगभग नामुमकिन है। मतलब हर चाल हार की तरफ ही ले जाती है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जब एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाए जो बर्बादी को मुनाफे में बदलता हो, तो तब क्या होता है जब कंपनियां अपनी तिमाही रिपोर्ट्स में तो जीत जाती हैं, लेकिन देश जंग हार जाता है? इस तरह की जीत की असली कीमत आखिर चुकाता कौन है?